7 जनवरी 2020 को जयपुर की एक सोसाइटी में रहने वाली श्वेता तिवारी नाम की महिला के घर में घंटी बजती है। वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है। दरवाज़ा पर जो व्यक्ति खड़ा होता है उसे श्वेता अच्छे से जानती थी, इसलिए श्वेता उसे घर में बुलाती है, उसे बैठने के लिए कहती है और फिर उसके लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। लेकिन शायद श्वेता को यह मालूम नहीं था कि जिस व्यक्ति के लिए चाय बनाने के लिए वो किचन में गई है, वो आज उसकी मौत का फरमान लेकर आया है। वो व्यक्ति अपनी जगह से उठता है, किचन में जाता है और अदरक कूटने वाली मूसली से उठाकर श्वेता के सर पर हमला कर देता है। वो श्वेता को तब तक मारता है जब तक उसके शरीर में जान नहीं निकल जाती है। उस वक्त घर में श्वेता के अलावा उसका 21 महीने का बेटा भी था, जो अपने कमरे में सो रहा था। उसके अलावा घर में कोई और न होने के कारण श्वेता को किसी की मदद नहीं मिल पाई। अब वो व्यक्ति तो घर से चला जाता है। शाम के तकरीबन 4:30 बजे घर की मेड जब वो घर में एंटर करती है तो वह देखती है कि रसोई में श्वेता की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पूरी रसोई में खून फैला हुआ है। वह तुरंत पुलिस को कॉल करती है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और छानबीन शुरू कर देती है कि श्वेता की डेड बॉडी तो पड़ी हुई है, लेकिन घर से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है। इसका मतलब यह था कि जिसने भी श्वेता की हत्या की वह घर में चोरी करने तो बिल्कुल नहीं आया था। इसके अलावा यहाँ पर घर में फोर्स एंट्री की कोई भी निशान नहीं थी, इसलिए जो व्यक्ति घर में आकर श्वेता को मार कर गया था वो श्वेता को कोई पहचानने वाला था। अब घर में जब तलाश की जाती है तो घर से 2 चीज़ें गायब थी। एक तो श्वेता का मोबाइल और दूसरा श्वेता का 21 महीने का बेटा घर में नहीं मिलता है। यानी कि वो व्यक्ति श्वेता को मारने के बाद उसके 21 साल के बेटे को अपने साथ लेकर चला गया था। तो सवाल यह उठता है कि आखिर यह व्यक्ति कौन, जिसने श्वेता को इतनी बुरी तरीके से मारा, उसके 21 साल के बेटे को भी उठाकर ले गया। आखिर वह श्वेता का फ़ोन लेकर क्यों गया था? तो चलिए आज के इस वीडियो में इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका फिर से एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, ये वीडियो आप तक लाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2011 से, जब कानपुर की रहने वाली श्वेता नाम की लड़की का रिश्ता दिल्ली के रहने वाले रोहित तिवारी के साथ कर दिया जाता है। रोहित IOC में केमिकल इंजीनियर की पोस्ट पे था। अच्छी सैलरी थी, अच्छी रेपुटेशन वाली जॉब भी थी। दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी के वक्त रोहित दिल्ली में ही पोस्टेड था, लेकिन शादी के काफ़ी लंबे समय के बाद भी इन दोनों को कोई संतान नहीं होती है और तकरीबन 7 साल के बाद इनके घर में एक बेटा का जन्म होता है। और उसी वक्त के आसपास रोहित की पोस्टिंग भी जयपुर में हो जाती है। तो यह लोग 2018 में जयपुर के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। जिस दिन श्वेता की हत्या हुई थी और उसके 21 साल के बेटे का किडनैप हुआ था, उस दिन रोहित तिवारी अपने ऑफिस में ही था और शाम के तकरीबन 7:30 बजे एक पड़ोसी ने रोहित को कॉल करके सारी बातों का जिक्र किया। वह दौड़कर अपने घर आया और उसने देखा कि घर पे पहले से ही बहुत सारे पुलिस वाले और मीडिया कर्मी मौजूद हैं। पुलिस रोहित को बताती है कि किसी ने उसके घर में घुसकर उसकी पत्नी श्वेता तिवारी को बेरहमी से मार दिया है और उसके 21 साल के बेटे को किडनैप करके ले गया है। पुलिस रोहित को यह बातें बता ही रहा था कि रोहित के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था, अगर अपने बेटे को जिंदा चाहते हो तो 30 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो। और यह मैसेज किसी और के नंबर से नहीं बल्कि श्वेता के नंबर से ही आया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि उस घर से 2 चीज़ें मिसिंग थी। एक तो श्वेता का मोबाइल और दूसरा 21 महीने का उसका बेटा। अब जैसे ही ये मैसेज रोहित के पास आता है, पुलिस को भी मालूम चल जाता है कि मर्डर और किडनैपिंग का केस है। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। सबसे पहले श्वेता के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे लगाया जाता है। उसके बाद पुलिस सोसाइटी के जितने भी CCTV कैमरे होते हैं उसके फुटेज चेक करना शुरू कर देती है। अनलकली इस सोसाइटी में कैमरा काम नहीं कर रहे थे। मुश्किल से कोई 1 या 2 कैमरा चल रहा था जिसमें वो किडनैपर नहीं आया था, लेकिन पुलिस की नज़र पड़ती है श्वेता तिवारी के घर के बराबर। घर में उसके बाहर एक कैमरा लगा हुआ था और वो कैमरा वर्किंग कंडीशन में था। पुलिस बिना देरी किए उस कैमरे की CCTV फुटेज को निकलवाती है और उसमें उन्हें
आरोपी दिख जाता है। एक व्यक्ति घर में दाखिल होता दिखाई देता है और कुछ समय बाद घर से बाहर निकलता हुआ भी दिखाई देता है और उसके हाथ में रोहित तिवारी का 21 महीने का बच्चा है, जिसको उसने एक चादर में लपेटे हुए था। इस व्यक्ति का चेहरा साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसने मंकी कैप पहन रखी थी, लेकिन पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी कि चारों तरफ से एविडेंस जुटाए जा सके। पुलिस के तकरीबन 200 जवान इस केस में इन्वॉल्व थे क्योंकि यह मामला मीडिया में बहुत हाईलाइट हो चुका था। कहीं न कहीं पॉलिटिकल प्रेशर के चलते भी पुलिस को जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना था। पुलिस हर तरफ से, हर एंगल से जांच करने की कोशिश में लगी हुई थी और इसी तरह से 7 जनवरी की ये रात गुजर जाती है। अगले दिन यानी कि 8 जनवरी 2020 को श्वेता के मॉम और डैड भी मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं और उस वक्त वह एक ऐसा खुलासा करते हैं जिसकी उम्मीद पुलिस ने भी नहीं लगाई थी। वो पुलिस को आकर बताते हैं कि मेरी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति रोहित तिवारी ने ही की है। पुलिस भी ये सुनकर चौंक जाती है क्योंकि पुलिस को इस बात का कोई आइडिया ही नहीं था। पुलिस जब उनसे वजह पूछती है तो पुलिस को बताते हैं कि शादी के बाद से रोहित का व्यवहार श्वेता के प्रति बहुत ही गलत था। रोहित उसके साथ मारपीट किया करता था। रोहित की नज़र श्वेता की माँ बाप की प्रॉपर्टी पर भी थी और इस तरह से कई खुलासे श्वेता के मॉम डैड ने किए। अब पुलिस का पूरा एंगल यहाँ पर चेंज हो जाता है। अभी तक तो पुलिस को लग रहा था कि कोई अज्ञात व्यक्ति जिसने श्वेता को मार के उसके बच्चे को किडनैप किया, लेकिन अब पुलिस का पूरा फोकस रोहित पर आ जाता है। सबसे पहले पुलिस को उस दिन की रोहित की लोकेशन निकालती है जिस दिन यह मर्डर और किडनैपिंग हुई थी और वहाँ से पुलिस को मालूम चलता है कि उस दिन रोहित पूरा दिन अपने ऑफिस में और अपनी मीटिंग में ही था। और इस बात को वेरीफाई करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और रोहित के कलीग से पूछताछ की जाती है। यानी कि पुलिस को रोहित पर शक तो हुआ था लेकिन ऐसा कोई एविडेंस मिला नहीं था कि जिस दिन यह हत्या हुई है उस दिन रोहित यहाँ पर आया था। तो यहाँ से पुलिस का जो एंगल है फिर से चेंज हो जाता है और पुलिस यहाँ पे सबसे पहले 21 महीने के श्रेयम की छानबीन पर फोकस करती है। अब पुलिस इस केस पर हर एंगल से छानबीन कर रही थी। वो रोहित का भी रिकॉर्ड निकलवा रही थी, साथ ही और भी कई एविडेंस को कलेक्ट कर रही थी। और इसी दौरान 8 जनवरी 2020 के तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच पुलिस को खबर मिलती है कि अपार्टमेंट के पीछे झाड़ियों में एक बच्चे का शव पड़ा हुआ है। उस शव को जब पुलिस देखती है तो वह किसी और का नहीं बल्कि 21 महीने का श्रेयम का ही था, यानी कि श्वेता का 21 महीने का बेटा था। उसको भी मारकर अपार्टमेंट के पीछे फेंक दिया गया। पुलिस तुरंत उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और पोस्टमार्टम से एक बहुत बड़ा खुलासा होता है कि जिस वक्त श्वेता तिवारी की हत्या की गई थी सेम उसी वक्त पर श्रेयम का भी हत्या हुआ था। यानी कि ये कोई किडनैपिंग का मामला नहीं था, ये क्लियर डबल मर्डर का केस था। जिसने भी ये सब किया था उसने पहले आकर श्वेता की हत्या की और उसके बाद बहुत ही बेरहमी से उसके 21 महीने के बेटे श्रेयम की भी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसके शव को भी साथ ले गया था और किडनैपिंग का ये जो मैसेज थे वो पुलिस को भ्रमित करने के लिए भेजे गए थे। पुलिस के पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था, ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज था जिसमें वो आरोपी को पहचान सके। पुलिस के पास सिर्फ एक मात्र क्लू था, वो था श्वेता तिवारी का मोबाइल नंबर। वो उस मोबाइल नंबर को लगातार ट्रेस कर रहे थे। उस मोबाइल नंबर की लोकेशन रैपिडली चेंज हो रही थी और 4 से 5 लोकेशन पर वो मोबाइल बार बार शो कर रहा था, लेकिन एक लोकेशन ऐसी थी जिसमें वो मोबाइल सबसे ज़्यादा बार लोकेट किए जा रहे थे और वो लोकेशन थी सांगेनार की। पुलिस अंधेरे में तीर चलाती है, सांगेनार की उस लोकेशन पर जाती है जहाँ पर उसकी लोकेशन बार बार दिखाई दे रही थी। वहाँ पर पुलिस एक घर के सामने पहुँचती है। हालांकि पुलिस के हाथ अभी तक कुछ भी नहीं एविडेंस के तौर पे मिला था, लेकिन एक एविडेंस पुलिस को मिलता है और वह यह होता है कि उस घर के बाहर एक जूते रखे होते और वही सेम जूता सीसीटीवी फुटेज में उस व्यक्ति ने भी पहन रखे थे जो श्रेयम को हाथ में चादर से लपेट कर लेकर जा रहा था। हालांकि कंफर्म नहीं था कि ये जूता वही है या फिर नहीं, लेकिन पुलिस अंधेरे में तीर चलाते हुए उस घर में एंट्री करके वहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है जिसका नाम सौरभ चौधरी होता है।
पुलिस ने अंधेरे में तीर चलाया था कि शायद वहां से कुछ हाथ लगे, और बिल्कुल ही ऐसा होता है। जब सारे डॉट्स को कनेक्ट किया जाता है तो मालूम चलता है कि सौरभ चौधरी ही वह व्यक्ति है जिसने उस दिन श्वेता तिवारी की हत्या की, उसके बेटे की हत्या की और उसके बेटे के शव को अपार्टमेंट के पीछे फेंक कर आया है। इन सारी बातों की पुष्टि तब हो गई जब उस व्यक्ति के पास से श्वेता तिवारी का मोबाइल मिला। पुलिस को आरोपी तो मिल गया था, लेकिन अब पुलिस को ये जानना था कि आखिर इस व्यक्ति ने श्वेता और उसके बेटे की हत्या क्यों की। यह व्यक्ति श्वेता और उसके बेटे को कैसे जानता है, और पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो इस केस का पूरा एंगल ही चेंज हो जाता है। पुलिस के साथ साथ आप लोगों ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि इस व्यक्ति ने उस हत्या को अंजाम क्यों दिया। पुलिस के सौरभ चौधरी से पूछताछ में कुछ ऐसा खुलासा निकलता है जिसकी उम्मीद पुलिस को बिल्कुल भी नहीं थी। सौरभ चौधरी बताता है कि 2018 में श्वेता के पति रोहित की पोस्टिंग जयपुर में हुई थी और उसी वक्त उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसका नाम हरि सिंह था। और यहाँ पर हरि सिंह और रोहित की दोस्ती बहुत जल्दी गहरी हो जाती है और बातों बातों में एक दिन रोहित हरि सिंह से कहता है कि वो किसी भी तरह से अपनी बीवी से पीछा छुड़ाना चाहता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रोहित और श्वेता के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे और किसी भी तरह से रोहित अपनी बीवी से पीछा छुड़ाना चाहता और यही बात उसने हरि सिंह को बताई। उसके बाद हरि सिंह ने रोहित को अपने साले से मिलवाया जिसका नाम सौरभ चौधरी था और यही वो सौरभ चौधरी था जिसने उस दिन श्वेता और उसके बेटे की हत्या की थी। ये पूरा प्लान रोहित, हरि सिंह और सौरभ चौधरी ने मिलकर बनाया था और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए श्वेता के पति रोहित ने सौरभ चौधरी को 10,000 रुपये एडवांस भी दिए थे। उसका प्लान यह था कि जिस दिन यह हत्या होगी उस दिन रोहित पूरा दिन अपने ऑफिस में रहेगा ताकि उस पर डाउट न किया जा सके और उसके बदले में सौरभ चौधरी श्वेता तिवारी और उसके 21 महीने के बेटे को मार देगा। अब सवाल यह भी उठता है कि एक पिता कैसे अपने बेटे को मार सकता है। तो यहाँ पर मालूम चलता है कि रोहित किसी भी तरह से श्वेता और उससे जुड़ी हर चीज़ से पीछा छुड़ाना चाहता था और एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहता था। उसका कहना था कि अगर मेरा बेटा भी जिंदा रहेगा तो मुझे दोबारा से शादी करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए उसने सौरभ चौधरी को अपनी बीवी और अपने बेटे को मारने के लिए पैसे दिए थे। यानी कि इस पूरे डबल मर्डर के पीछे कोई और नहीं बल्कि श्वेता का हस्बैंड रोहित तिवारी था। 7 जनवरी 2020 को जिस टाइम पे श्वेता तिवारी ने दरवाज़ा खोला था तो दरवाजे पर सौरभ चौधरी ही था और क्योंकि श्वेता सौरभ को पहले से जानती थी इसलिए श्वेता ने उसे घर के अंदर बुलाया था और उसके लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई थी और मौका देखते ही सौरभ ने उसकी हत्या कर दी थी। साथ ही उसके 21 महीने के बेटे को भी सौरभ ने घर में ही मार दिया था और मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को चादर में लपेटकर वो अपने साथ ले गया था। उसकी डेड बॉडी को ऐसी जगह छुपाना चाहता था जहां से पुलिस को उसके बारे में ना मालूम चले और ये किडनैपिंग का मामला लगे, इसलिए उसने श्वेता के मोबाइल नंबर से रोहित को मैसेज करके 30 लाख फिरौती की डिमांड किया था। यानी कि पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये पूरा किडनैपिंग का जाल रचा गया था। लेकिन कहा जाता है कि कातिल कितना भी शातिर हो कहीं ना कहीं या फिर कोई ना कोई सुराग छोड़ गलती जरूर करता है और यहाँ पर भी एक जूते के कारण रोहित तिवारी, सौरभ चौधरी और उसका दोस्त हरि सिंह तीनों को जेल में सड़ना पड़ेगा। इस केस की कार्रवाई अभी भी चल रही है। उम्मीद है फ्यूचर में इसको सजा जरूर मिलेगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए और सच्चे क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप और अपने फैमिली का ख्याल रखें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।